Hello everyone, I am CS Shweta and today is your fifth session of CMA Inter Paper 6 Law and Ethics. अब हम लोग लॉ एंड एथिक्स के 5वें सेशन पे हैं, लेकिन चैप्टर वही है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अगेन मैं आपको शुरू के PDF के स्टार्टिंग में लेकर आई हूँ जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ योर सिलेबस वंस अगैन। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, पूरे सब्जेक्ट में 4 सेक्शंस हैं। हम लोग सेक्शन ए में हैं कमर्शियल लॉज, और उसके पहले चैप्टर पे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या स्टडी नोट 1 आप बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पूरा सेक्शन ए 30 मार्क्स का है। चैप्टर 1 में हम बहुत आराम से धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको बेस ज़रा सा इधर उधर आपका हुआ तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप बहुत ध्यान से सुने। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर 9811415493। So you can let me know that we have bought your class and हमारा ये नाम है, and then I can assist you in whatever problem you have relating to your subject। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टर्म समझना हो, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, सो यू विल डेफिनेटली गेट माई पर्सनल अटेंशन टू योर क्वेरी। ओके, सो ये मत सोचिए कि आप डिस्टेंस मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते। आई एम योर टीचर, यू कैन आस्क मी डाउट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। आगे देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा स्टडी नोट 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर हमने बात करी थी अबाउट कंसिडरेशन के सारे रूल्स, सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं हम। उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट वेजर, राइट। सो हमारा यहाँ तक सारा टॉपिक हो चुका है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी। सो आज जो हमें बात करनी है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट से। ई कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। और आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में ई कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग बहुत करते हैं। आपके और मेरे बीच में भी तो ई कॉन्ट्रैक्ट है। यू हैव परचेज क्लासेस ऑनलाइन, आई एम गिविंग यू अ सर्विस ऑनलाइन, सो समहाउ दिस इज ऑल्सो ई कॉन्ट्रैक्ट। अमेजोन से कुछ मंगवाना, बिल पे करना ऑनलाइन, ये सब चीज़ें क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ई कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग चीज़ है? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ई कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क सिर्फ ई के एडिशन का है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जोड़ दिया गया, लेकिन जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वही सभी टर्म्स, सारे टर्म्स ई कॉन्ट्रैक्ट में भी लगेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, वही सभी चीज़ें आपको ई कॉन्ट्रैक्ट में भी चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए आप, electronic contract are paperless contract and are in electronic form. Very simple definition. It is a change of technology and legal requirement lead the contract to be in electronic form. तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, ये जो change in technology है और legal requirement दोनों ने ही इस ई कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, आपकी ई कॉन्ट्रैक्ट का बर्थ हुआ है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, और लीगल रिक्वायरमेंट्स दोनों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म में आया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मॉडल स्पेसिफाइड और एग्जीक्यूटेड डिप्लॉय किया गया बाय सॉफ्टवेयर सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको बनाया, स्पेसिफाई और एग्जीक्यूट, और डिप्लॉय मतलब एग्जीक्यूट कहाँ करा जाता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के ज़रिए। तो आप लोग जो हमारी क्लासेस परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो ये भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है जिसके थ्रू आप बाय करते हैं, आप फिर पेमेंट करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें किसके हेल्प से हो रही हैं, सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रही हैं। दे आर कॉन्सेप्चुअली वेरी सिमिलर टू ट्रेडिशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट के भी वही रिक्वायरमेंट होते हैं जो एक बेसिक एलिमेंट्स नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। अब एक मुझे बात बताइए, अगर आपको बोला जाए कि ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई शॉर्ट नोट लिखिए, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
वो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिप्लॉय या एग्जीक्यूट करा गया है। ई कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कॉन्सेप्चुअली ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आज के वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ही ज़्यादातर, सिंस आवर कंट्री हैज़ बिकम डिजिटल, सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो टेकिंग द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। सेम वही इंग्रेडिएंट्स है जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ऑफ़र होना चाहिए, ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इसमें भी लीगल रिलेशन होगा, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चीज़ खरीदे तो आप लीगली आप डिप्राइव हो चुके हैं, जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ, ऑनलाइन आपको सर्विस प्रॉमिस करी गई पर आपको नहीं दी गई, तो आपके पास पूरा राइट है कोर्ट जाने का। आप ये नहीं बोल सकते या कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि ये तो ई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। नहीं, ये पूरा कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। द ऑब्जेक्ट, इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टीज कम्पिटेंट होनी चाहिए। अब आप कौन कहेंगे मैम एक 10 साल का बच्चा अगर ऑनलाइन कुछ मंगवा ले, वहाँ पे कौन देख रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी कि वो 18+ है या नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए या ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हुए अगर ये चीज़ नहीं पूछी जाती कि आप 18+ हैं या नहीं हैं, तो उस केस में क्या होगा। अगर 10 साल का बच्चा कोई चीज़ मंगवा ले ऑनलाइन और बाद में उसकी ऑब्लिगेशन किसको उठानी पड़ेगी, उसके एक्ट का बोझ किसके ऊपर आएगा, उसके गार्डियंस के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको आगे अगले टॉपिक में, माइनर के टॉपिक में अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें भी आपको फ्री और जेन्युइन कंसेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ बातें थी ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। अगर हमें क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट, हमें कुछ भी पूछा जाएगा, सो वी विल बी एबल टू आंसर। अगला टॉपिक देखिए, कंस्ट्रेंट्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रेंट्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, टॉपिक का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, टू एनफोर्स मतलब कोर्ट में एनफोर्स करना, किसको, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट करे हुए ऑब्लिगेशंस को। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, लीगल ड्यूटीज़। अब एक बात बताइए, आपकी ऑब्लिगेशन है फीस पे करना, मेरी ऑब्लिगेशन है आपको सर्विस देना। अगर इस ऑब्लिगेशन से, अपनी ऑब्लिगेशन से मैं पीछे हटूं, आप मेरे पे केस कर सकते हैं। आप अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे हटे तो मैं आप पे केस कर सकती हूँ। तो ये कोर्ट में एनफोर्स करना आपकी ऑब्लिगेशन को, कौन सी बातें ऐसी हैं जो मुझे रोक सकती हैं, यही ये टॉपिक है। कंस्ट्रेंट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मतलब ऐसे कौन कौन से कंस्ट्रेंट या रुकावट हमारे सामने आती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करने के लिए या सामने वाले को ऑब्लाइज करने के लिए कि भैया आपको ये करना है, दिस इज़ योर लीगल ड्यूटी। तो वैसे तो देखिए, हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो हमारी पूरा हक बनता है कि हम सामने वाले को ऑब्लाइज कर सकें। ऑब्लाइज मतलब उसको बोल सकें कि ये चीज़ आपने प्रॉमिस करी है तो आपको करनी ही पड़ेगी, जैसे आपको फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो, यू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ मैं कोर्ट में इन्फोर्स कर सकती हूँ क्योंकि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। पर ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट है जो इस चीज़ को इन्फोर्स करने से रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। पहला देखिए, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट करने में कंस्ट्रेंट बन सकता है। कंस्ट्रेंट कैसे बन सकता है? हु आर कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कम्पीटेंट, एलिजिबल कौन है? एज पर सेक्शन 11, एवरी पर्सन इज कम्पीटेंट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। And what is the age of majority? As per law, 18+. According to the law to which he subject and who is sound mind. तो भैया क्या होने चाहिए आप? 18+ and you should be sound mind. ये दो चीज़ें अगर हैं मौजूद तो एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। प्लस not disqualified from contracting by any law to which he subject, तो डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए।
नो डिस्क्वालिफिकेशन। अब आप कहेंगे मैम इसका क्या मतलब होता है? तो आपने बड़ी बार, सिंस आप मूवीज़ बड़े ध्यान से देखते हैं, वेब सीरीज़ बड़े ध्यान से देखते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब किसी पे केस चल रहा होता है तो पुलिस वाले उनको क्या बोलते हैं? तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते हो, बोलते हैं ना। अच्छा, एक अब इसका इससे क्या रिलेशन है? कहने का मतलब कि कभी कोई इंसान 18+ भी होता है, साउंड माइंड भी होता है, लेकिन उसको कानून द्वारा अगर किसी चीज़ में करने से रोका गया है, डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्यों करा गया है? वो कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद वो इंसान इंसॉल्वेंट है, शायद उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। फिर चाहे आप 18+ हो या साउंड माइंड हो, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। From the above provision of the section, it means the following types of person are not competent to contract. तो कह रहे हैं ये टाइप ऑफ लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। पहला, who has not attained the age of majority, समझ गए? इसका मतलब वो इंसान क्या है? माइनर। इसका मतलब वो 18 से कम है। पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो पर्सन को डिस्क्वालीफाई करा है किसी भी लॉ में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। राइट? तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? पहले यहाँ देखिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इससे इस टॉपिक के आगे जब हम बढ़ेंगे तो वील चूज अ न्यू कलर। अच्छा चलिए, कलर तो नया चूज़ कर लेंगे हम, लेकिन कैपेसिटी वाला क्या कह रहा है कि ऐसे कौन सी रुकावटें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने में कोर्ट में रुकावट पैदा करती हैं। तो पहला कह रहा है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो इंसान कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते। जैसे आप माइनर हैं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे, तो इन दैट केस मैं आपकी ऑब्लिगेशन, मतलब जो आपने करना है, मैं इस चीज़ को कोर्ट में नहीं लेके जा सकती। सिमिलरली अनसाउंड पर्सन को नहीं लेके जा सकती कोर्ट में, एंड सिमिलरली मैं ऐसे इंसान को जिसको डिस्क्वालीफाई करा गया कानून में, उसको भी कोर्ट लेके नहीं जा सकती। अब आप बोलोगे मैम ये जो आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते हो बोल रहे हो कब से, तो आपका तो नुकसान हो गया। सामने वाले ने आपको तो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन वो था निकला माइनर, या वो निकला अनसाउंड, या वो निकला डिस्क्वालीफाइड, तो नुकसान तो आपका हो गया ना। आप तो कोर्ट लेके जा ही नहीं सकते उसको। तो बिल्कुल सही बात है, मेरा नुकसान हो गया, लेकिन गलती भी तो मेरी है ना। मुझे पहले चेक करके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ना कि सामने वाली पार्टी कैपेबल है या नहीं। राइट? तो कोर्ट कहता है कि चाहे आपका नुकसान हो या जितना भी आपको लॉस हो गया, लेकिन अगर आप किसी ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल या कैपेबल नहीं है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट माइनर, अनसाउंड एंड डिस्क्वालीफाइड। ठीक है? अब हम थोड़ी ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं इन लोगों के बारे में जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और आप भी इनके कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में, इनके ऑब्लिगेशन को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो कौन कौन लोग हैं? माइनर, डिस्क्वालीफाइड, और आपके माइनर, डिस्क्वालीफाइड एंड अनसाउंड माइंड। राइट? आगे देखिए, माइनर। कभी कभी ना एक्चुअली मैं ना ऐसा आपको पढ़ाते पढ़ाते सोचती हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स पे सामने अगला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट। सो सम हाउ वट एवर थिंग्स आई यूज़, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो देखते हुए भी आप बोल रहे हो मैम अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड पर्सन। चलिए एनीवे, माइनर। सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? माइनर के बारे में। माइनर के बारे में अभी हमें सिर्फ माइनर सी बात ही पता है। क्या है वो माइनर बात? कि वो 18 टच नहीं करता, 18 से कम होता है, उसकी एज अभी 18 ईयर्स नहीं हुई है। ठीक है? माइनर के बारे में सिर्फ एक माइनर बात क्या पता है कि माइनर की एज 18 से अभी कम है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स अबाउट माइनर। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, सो एक एक्ट है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 विच टॉक्स अबाउट एंड द राइट्स ऑफ द मेजर पर्सन। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 कहता है एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ माइनर इफ ही हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो जब तक आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है, आप क्या है? माइनर। हाउएवर
In case of a minor of whose person or property or both a guardian has been appointed under Guardian and Wards Act 1890 or whose property is under the superintendence of any court of wards before he attains 18 years of age is 21 years. तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माइनर जो इन अ पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी या उसके गार्डियंस कोर्ट में या उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट द्वारा नज़र रखी जा रही है या कोर्ट द्वारा वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर आ रहा है. जैसे क्या होता है ना, कोई ऐसा माइनर जिसने कुछ गलत काम करा है, अगर वो जुवेनाइल कोर्ट में है, करेक्शन कोर्ट में है, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के अंडर आ रही है, तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ना होकर 21 ईयर्स होती है. ठीक है, सिर्फ उन्हीं माइनर्स की जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर है. और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर आने का मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी या आप कोर्ट की सुपरिटेंडेंस में, तो आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी क्या हो गई, 18 नहीं 21. राइट. तो माइनर के बारे में जो बड़ी माइनर बातें आपको पता थी, शायद अब थोड़ी ज़्यादा बातें पता है. कहोगे मैम क्या ज़्यादा पता है, पहला पॉइंट तो हमें पहले से ही पता था कि 18 से कम वाला माइनर होता है. दूसरा पॉइंट आपने बता दिया कि कुछ केस में 18 नहीं 21 ईयर्स एज होती है. वो तब होता है जब माइनर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर हो. ठीक है ना. तो ये दो छोटी छोटी बातें अभी हमें पता है. डोंट वरी, अभी हमें बहुत सारी बातें पता चलनी है माइनर के बारे में. सो लेट्स डू वन बाय वन. एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो. ये लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट. वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड. वॉइड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड. ये हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, हमने टॉपिक भी बात करी है. अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वॉइड अब इनिशियो है इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग. कहने का मतलब कि ये जो आप अग्रीमेंट कर रहे हैं माइनर के साथ, ये शुरू से ही इनवैलिड है. मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने आज अग्रीमेंट करा शायद कल ये वैलिड हो जाएगा. नहीं, आपने जब अग्रीमेंट करा तो ये इनवैलिड अग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि आपने ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अग्रीमेंट कर रहे हैं जो माइनर है, 18 से कम है. तो ऐसा अग्रीमेंट तो शुरू से ही इनवैलिड है. आप कहोगे शुरू से इनवैलिड है, बार बार बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? इनवैलिड भी दो टाइप के होते हैं, हमने पहले बात करी हुई है. एक अब इनिशियो होता है, एक होता है सब्सिक्वेंट वॉइड. वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है कि ऐसा अग्रीमेंट जो शुरू से ही इनवैलिड है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो पहले तो वैलिड होते हैं लेकिन बाद में वॉइड हो जाते हैं. अब ऐसा कैसे कि पहले वैलिड है बाद में वॉइड हो जाए? ऐसे कौन से रीज़न होते हैं? कोई भी रीज़न हो सकता है. जैसे सपोज मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो पहले तो हमारा अग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में ड्यू टू हिज डेथ वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है. तो उसको वॉइड अब इनिशियो नहीं बोलेंगे, उसको सब्सिक्वेंट वॉइड बोलेंगे. सब्सिक्वेंट मतलब कि बाद में हो गया वॉइड. ठीक है. लेकिन एग्रीमेंट विद माइनर क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो. The law of estoppel does not apply against a minor. It means a minor can always plead his minority despite earlier misrepresenting to be a major. In other words, he cannot be held liable on an agreement on the ground that since earlier he had asserted that he had attained majority. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि law of estoppel does not apply against a minor. अब law of estoppel क्या होता है? लॉ ऑफ एस्टॉपल कहता है कि आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ माइनर के केस में नहीं लगती. आप उसको रिलीव करना पड़ेगा. कह रहे हैं कि अगर आपने किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट करा है और उसने आपको झूठ बोला कि वो मेजर है, तब भी आप उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते हैं. ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड दैट सिंस अर्लियर असर्टेड दैट ही हैड अटेन्ड मेजॉरिटी. आप तब भी उसको लायबल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस कि उसने आपको पहले बोला था कि वो मेजर है. अगर उसने आपको बोला कि वो, देखो मैं जैसे आपको बोलूँ कि मैं तो 18+ हूँ, सपोज़ मैं 18 से कम हूँ, और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसी बेसिस पे कि मैं 18 से ऊपर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ. तो अगर आपको जब पता चलेगा कि मैं 18 से ऊपर नहीं हूँ, तो आप मेरे पे केस तब भी नहीं कर सकते. बेशक मैंने पहले चाहे झूठ बोला आपको, तब भी नहीं कर सकते आप. आगे देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर. इन इंडिया द रूल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय माइनर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ इंग्लिश लॉज. लेकिन पहले हमें ये जानना पड़ेगा दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्टिट्यूशन. देखिए यहाँ पे आपको माइनर का पहले मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है.
क्वेश्चन बड़े टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि वो बताइए माइनर के एग्रीमेंट के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या पोजीशन है माइनर की, राइट। तो आपको क्वेश्चन काफ़ी टाइप का आ सकता है, लेकिन हमें जब भी ये पॉइंट्स लिखने हैं हमें ये कोशिश करनी है कि हम पॉइंट्स बना सकें और उन्हें एक्सप्लेन कर सकें, राइट। अब यहाँ देखिए रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ क्या है, यहाँ तो हमने ये सब लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बिल्कुल अप्लाई नहीं होता माइनर के ऊपर, पर ये है क्या। रेस्टिट्यूशन मतलब कि आप किसी से रिट्रीव कर रहे हैं पैसा। सपोज आप माइनर और आपने मुझसे सामान खरीदा, आपने पैसे नहीं दिए, तो मैं आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकती हूँ। यहाँ क्या लिखा है, रेस्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते हो, इट डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। अब आप कहोगे मैम हम आपसे सामान खरीदे और आप हमसे पैसे क्यों नहीं रिकवर करेंगे, क्योंकि आप माइनर हैं। मुझे अगर पैसा रिकवर करना है मैं आपसे आपके गार्डियन से करूँगी, आपके पेरेंट्स से करूँगी, या किसी बच्चे के कोई जो लीगल गार्डियन है उनसे करूँगी, पर उस माइनर के साथ मैं रेस्टिट्यूशन या रिकवरी नहीं कर सकती गुड्स के ऊपर। आगे देखिए, नो रेटिफिकेशन और अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल देना या एक्सेप्टेंस देना। Ratification means approval. A minor cannot confirm an agreement made by him during minority on attaining majority. माइनॉरिटी में करे हुए एग्रीमेंट को एक्सेप्टेंस देना कंपलसरी नहीं है माइनर के लिए। अगर मैं 16 साल की हूँ और मैंने किसी के साथ अग्रीमेंट करा, अपने पेरेंट्स के थ्रू करा, अब 18 के बाद भी मैं वो अग्रीमेंट कंटिन्यू रखूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इफ़ ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, उसको फ्रेश एग्रीमेंट और फ्रेश कंसिडरेशन ऑफ न्यू अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। A minor is entitled to enforce a contract which is of some benefit to him. Minority is a personal privilege and minor can take advantage of it and bind other parties. तो यहाँ कह रहे हैं कि माइनर खुद तो माइनर है, उसको तो कोई ऑब्लाइज नहीं कर पा रहा कि तुम ये करो, लेकिन वो दूसरे को बाइंड ज़रूर कर सकता है। जैसे एक माइनर की नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो अपने गार्डियन पे निर्भर होता है। अगर उसके सपोज पेरेंट्स नहीं है किसी माइनर के और वो अपने किसी लीगल गार्डियन पे मतलब रिलाई कर रहा है नेसेसिटीज़ के लिए, नेसेसिटी मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये जो नेसेसिटीज़ होती हैं, अगर वो लीगल गार्डियन नेसेसिटीज़ प्रोवाइड ना करे तो माइनर उसके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है। ये माइनर को एडवांटेज है। माइनर एजेंट भी बन सकता है, पर उसको कोई पर्सनली लायबल नहीं करेगा उसके एक्ट को लेके। माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। इफ समबडी हैज सप्लाइड अ माइनर और इज डिपेंडेंट्स necessities, minor's property is liable but a minor cannot be held personally liable. यहाँ कह रहे हैं अगर मैंने सपोज किसी माइनर को कुछ नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करी है, उसके बदले में माइनर की प्रॉपर्टी पे ज़रूर हक जमा सकती हूँ, पर माइनर को पर्सनली लायबल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मैं, वो पर्सनली लायबल बिल्कुल नहीं है। अ माइनर इंसॉल्वेंट नहीं, कैनॉट बी जज्ड इंसॉल्वेंट एज ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो आप उसको इंसॉल्वेंट भी नहीं घोषित कर सकते। माइनर एंड एन एडल्ट जॉइंटली एंटर इनटू अग्रीमेंट विद अनदर पर्सन, तो माइनर लायबल नहीं होगा, वो एडल्ट पर्सन लायबल होगा, माइनर नहीं। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ, ए माइनर है, बी मेजर है और सी भी मेजर है, ठीक है ना, गुड इनफ। लेकिन कल को अगर सी को कोई केस करना तो वो बी पे कर सकता है, ए पे नहीं कर सकता, क्योंकि ए क्या है, माइनर, राइट। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये आपको सारी बातें, सारे 9 के 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। लॉ ऑफ एस्टॉपल मतलब आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर उसने आपको पहले मेजर भी बोला है कि वो मेजर है, बाद में वो माइनर निकले, तब भी आप उसको ऑब्लाइज कोर्ट में नहीं कर सकते। रेस्टिट्यूशन नहीं कर सकते, उससे कोई मनी की रिकवरी नहीं कर सकते माइनर से। रैटिफिकेशन माइनर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले करे हुए कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्टेंस दे आगे जाके, नो। कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर, जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए बेनिफिशियल है वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, वो नेसेसरी प्रोवाइडर्स के ऊपर केस कर सकता है, बाइंड कर सकता है। माइनर एजेंट हो सकता है पर उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते हो।
माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, माइनर ने को अगर नेसेसिटीज मिली हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को आप सामने वाला क्लेम कर सकता है पर उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकता। माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते हैं। और आखिरी पॉइंट कह रहा है कि अगर माइनर ने किसी मेजर के साथ मिलके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो माइनर को पर्सनली लायबल नहीं करा जाएगा, उसके साथ वाले मेजर को करा जा सकता है, राइट। सो दीज वर द 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू माइनर, and somehow we can get a very important question as to what is the position of minor, what are the elements of minor। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं तो कि ए ने एक माइनर है, उसने बी के साथ अग्रीमेंट करा और ए ने धोखा दिया तो अब बी उसको बाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसके सपोर्ट में बताइए कि माइनर के क्या क्या पोजीशन होती है इस केस में। तो आंसर आपको यही लिखना है जो हमने बात करी है, पोजीशन ऑफ माइनर। बट क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि अगर ए माइनर है, यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे आपको लिखने यही सारे पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, साउंड माइंड पर्सन। अब यहाँ पे एक बात बताइए, आपको याद होगा ये ए पॉइंट हमने कर लिया, बी है ये साउंड माइंड, बी क्या साउंड माइंड। अभी जो ये बी और ये नीचे कुछ सी भी दिख रहा है, ये किसके ए बी सी हैं, किसका ये पार्ट है, ये किसके ए बी सी हैं। तो आपको याद होगा ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ए बी सी हैं, कि कह रहे हैं कि हर इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कैपेबल नहीं होते टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें 3 के बारे में हमने बात करी थी, माइनर्स, अनसाउंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो हमने पहले माइनर के बारे में तो बात कर ली, अब साउंड माइंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज साउंड माइंड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो सेक्शन 11 था, सेक्शन 12 है। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes the contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment, right, and as to effect upon his interest। तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि बेसिकली साउंड माइंड पर्सन वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के हिसाब से एट द टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। यहाँ पे मेडिकली तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन दी जा रही है कि साउंड माइंड पर्सन वो होता है जो सब कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको समझने बूझने के लिए केपेबल हो, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, तो वो साउंड माइंड कहलाया जाएगा। अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड। कह रहे हैं अगर वो यूजुअली अनसाउंड है लेकिन कभी कभी साउंड होता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उस टाइम पे साउंड माइंड होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं जो यूजुअली साउंड है बट कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर वो अनसाउंड है तो यहाँ आपको कह रहे हैं दोनों पॉइंट्स, लास्ट के 2 पॉइंट्स में ये बात की एक निष्कर्ष निकलता आ रहा है कि अगर कोई ज़्यादा अनसाउंड है, कभी कभी साउंड होता है, तो वो जब साउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ज़्यादा साउंड है, कभी कभी अनसाउंड है, तो वो साउंड स्थिति में तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पर अनसाउंड की स्थिति में नहीं। जैसे जब एक इंसान ड्रंकन माना जाता है, ड्रंक हो जाता है और वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, तो वो अनसाउंड कहलाया जाता है। अब आप कहोगे अच्छा हमें तो अनसाउंड का मतलब लगा था जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हम तो अपने आप को साउंड मान रहे थे। तो आप लोग बिल्कुल साउंड है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ड्रंक, बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अंडर मेडिकेशन आप अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस रहे, तो उस टाइम पे आप भी अनसाउंड ही कहलाए जाएंगे एंड यू विल नॉट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो ये तो साउंड माइंड पर्सन के बारे में आता है। आगे देखिए, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ये अदर डिस्क्वालिफाइड कौन है? ऐसे कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं ये सारे डिस्क्वालिफाइड पर्सन? तो इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार। द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वो रीज़न लीगल स्टेटस भी हो सकता है, पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट, कोई भी स्टेटस हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये सारे जो लोग हैं ये डिस्क्वालिफाइड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से पहला है एलाइन एनिमी। इसको बच्चे ना ज़्यादातर एलियन बोल देते हैं, देखिए ऐसा एलियन वेलियन नहीं है, ये क्या है? एलाइन एनिमी। एलाइन है और एनिमी है, तो वो एलाइन एनिमी होता क्या है? एन एग्रीमेंट विद एलाइन एनिमी इज वॉइड। चलो वही तो हमें पता चल गया, क्योंकि डिस्क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली इसके साथ करा हुआ अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। वॉइड का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, वॉइड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड। ओ
invalid. But agreement with an aligned friend is perfectly valid and enforceable. When the government of an alien is at war with the government of India, the alien is called as alien enemy, who cannot enter into any contract with Indian citizen without the permission of government of India, as the same is against the public policy. अब आप कहोगे इतनी जल्दी जल्दी आपने क्या पढ़ लिया, समझ में तो कुछ आया नहीं है, तो समझाने के लिए मैं हूँ. एलाइन का मतलब यहाँ पे होता है फॉरेन. सबसे पहले तो यहाँ पे एलाइन का मतलब लिख लीजिए, क्या होता है? फॉरेन. फॉरेन तो आपको पता ही है, ठीक है ना. फॉरेन. एनिमी, फॉरेन जो हमारा एनिमी है तो उसको एलाइन एनिमी बोल रहे हैं, ठीक है ना. अब इतनी मोटी बात समझिए, इंडियन गवर्नमेंट है और आप इंडियन रेसिडेंट हैं, इंडियन सिटीजन भी हैं. अच्छा, अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट. सिटीजन होता है जो इंडिया में पैदा हुआ है और रेसिडेंट होता है कि वो जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है ना. तो अगर आप इंडियन हैं और अगर आप किसी बाहर के फॉरेनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वैलिड है. फॉरेनर का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे यूज़ किया? एलाइन. तो अगर आप किसी एलाइन फ्रेंड के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड है. कहाँ लिखा है? ये देखिए, एलाइन फ्रेंड इज परफेक्टली वैलिड. अग्रीमेंट विद एलाइन फ्रेंड इज परफेक्टली वैलिड. लेकिन अगर आपका सपोज चाइना में आपके फ्रेंड रहते हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल वैलिड आप कर सकते हैं. लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ एलाइन फ्रेंड, जो आपके एलाइन फ्रेंड है उनकी गवर्नमेंट और आपकी इंडियन गवर्नमेंट के बीच में वॉर हो जाती है, तो वो जो आपका एलाइन फ्रेंड है ना, वो क्या बन जाएगा? एलाइन एनिमी. क्या बन जाएगा? एलाइन एनिमी. तो एलाइन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. एलाइन एनिमी के साथ यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. Contract enter with an alien before war is put into suspension during the duration of war. तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट भी है जो आपने वॉर से पहले से चलता आ रहा है तो वो उस दौरान, वॉर के दौरान सस्पेंड कर दिया जाएगा. ओके, आगे देखिए, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स. अब ये कौन होते हैं? Foreign sovereigns and their representative enjoy certain privileges and immunities in every country. तो जैसे हमारी कंट्री में भी एम्बेसीज हैं तो उनको कुछ इम्यूनिटीज, मतलब कुछ फ़ायदे मिलते हैं. दे कैन नॉट enter into contract except through their agents. तो वो लोग डायरेक्टली हमारी कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको किसी एजेंट के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो इंडिया में रह रहे हैं. दे कैन स्यू इंडियन सिटीजन, पर इंडियन सिटीजन उनको स्यू नहीं कर सकते फॉरेन से जो एम्बेसीज या एम्बेसडर्स या सॉवरेन्स आए हुए हैं. तो यहाँ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, अब आप कहोगे इनको डिस्क्वालीफाइड में क्यों डाल दिया? उनको इसलिए डिस्क्वालीफाइड में डाल दिया क्योंकि आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, इसलिए ये लोग डिस्क्वालीफाइड में आते हैं कि आप इनके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. आपको ध्यान है हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? हम टॉपिक कर रहे हैं पॉइंट नंबर सी, डिस्क्वालीफाइड पर्सन. तो एलाइन एनिमी भी डिस्क्वालीफाइड, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर्स भी क्या हैं? डिस्क्वालीफाइड. कॉन्विक्ट भी डिस्क्वालीफाइड होते हैं. अब ये कॉन्विक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट, जैसे आपने सुना होगा मूवीज़ में, यू आर कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस. कॉन्विक्टेड मतलब शक है आप पे ऑफेंस को लेके, किसी भी ऑफेंस को लेके आपको मुजरिम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्विक्ट है, शक है आप पे. तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी ऑफेंस को लेके कॉन्विक्ट माना जा रहा है या जिस पे कोई केस चल रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. डिस्क्वालीफाइड की लिस्ट में डाल दिया उसको भी. उसके बाद इंसॉल्वेंट्स को भी डाल दिया. पहले तो बता रहे हैं कि इंसॉल्वेंट होता क्या है. इंसॉल्वेंट वो होता है जो अपनी लायबिलिटीज़ नहीं दे पा रहा, मतलब जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ऊपर है, ठीक है ना. तो उसको उसकी प्रोसीडिंग्स उस क्रेडिटर्स के, ऑब्वियसली जो लेनदार हैं वो तो केस करेंगे ना, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि इंसॉल्वेंट इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी. कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, यहाँ कह रहे हैं कंपनी जो हैं वो अपने मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करती हैं. अब ये दो डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉडी तब तक डिस्क्वालीफाइड होती है अगर वो कुछ ऐसा करना चाहे जो उसके एमओए या एओए में नहीं लिखा है. उसके जो लिखा हुआ है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है, उसके बाहर वो डिस्क्वालीफाइड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो समहाउ आपको यहाँ समझ में आया कि कौन कौन डिस्क्वालीफाइड होते हैं.
एलाइन एनिमी डिस्क्वालिफाइड है, फॉरेन और सॉवरेंस इंडिया में डिस्क्वालिफाइड है टू डू कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, जिस पे केस चल रहा है वो डिस्क्वालिफाइड है, जो इंसॉल्वेंट है वो डिस्क्वालिफाइड है, और कंपनी अगर एमओए एओ के अगेंस्ट जाती है अपने डॉक्यूमेंट्स के तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। तो आपको समझ में आया कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो मुझे रोक रही हैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस करने के लिए। वो सबसे बड़ी रुकावट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंसान सामने वाला केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मैं कोर्ट नहीं लेके जा सकती उसको। और कैपेसिटी में हमने 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करी। माइनर केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अनसाउंड कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन भी कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप इनके साथ अग्रीमेंट करते हैं तो आप फिर इनके अग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके अग्रीमेंट इनके साथ करे हुए सारे अग्रीमेंट वॉइड है, इनवैलिड हैं। आप इनके साथ बिल्कुल भी अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आई वुड से इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। एक बार देखिए, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है टॉपिक का। कंसेंट का मतलब होता है हाँ बोलना, अग्री करना, और यहाँ पे फ्री का मतलब है बिना पैसों के नहीं। जैसे हमें तो यही पता ना कि बिना पैसों की दी हुई चीज़ फ्री में होती है, बट यहाँ फ्री का मतलब है नो प्रेशर। ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर, अपने बिना किसी दबाव के अग्री करने को बोलते हैं फ्री कंसेंट। जैसे आपने कंसेंट दी कि आपको मेरी क्लासेस लेनी है, तो आपकी फ्री कंसेंट थी, बिल्कुल आप पे कोई दबाव नहीं था। बिना किसी दबाव के आपने हाँ बोला कि हाँ हमें ये क्लासेस लेनी है। आपने परचेज़ करवाई अपने पेरेंट्स से, पैसे तो पेरेंट्स के ही है ना, आपके तो नहीं है अभी, तो ये फ्री कंसेंट है। लेकिन जब भी किसी कंसेंट में कोई दबाव होता है, कोई रुकावट होती है, तो वो फ्री कंसेंट बिल्कुल नहीं कहलाई जाती। इट इज़ नॉट फ्री कंसेंट। इसलिए ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपकी जो हाँ है, आपकी जो कंसेंट है वो दबाव में है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाई जाएगी। और जब तक आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ऊपर सेक्शन 10 में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट्स करे थे, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था फ्री कंसेंट। अब आगे देखिए, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। तो दोनों ही सेम बातें कर रहे हैं और दोनों ही अग्री कर रहे हैं सेम बातों को, तो ये फ्री कंसेंट मानी जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको क्लासेस दूंगी, आपको PDF नोट्स दूंगी, आपको असिस्ट करूंगी व्हाट्सएप पे, आपने आपके डाउट्स को लेके भूलिएगा मत व्हाट्सएप नंबर, इन केस एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो यहाँ कह रहे हैं तो आपकी और मेरी फ्री कंसेंट है, ना मैंने आप पे दबाव डाला ना आपने मेरे पे दबाव डाला। ठीक है, if the parties have not agreed upon the same thing in the same sense, there is no real consent, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एज पर सेक्शन 14, याद रखिए हमने 11, 12, 13 के बारे में बात कर ली है। ये देखिए 13, 12 एंड 11, राइट। ये कहाँ गया सेक्शन, ये 11 है, यहाँ देखिए, है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 14 के, फ्री कंसेंट। तो यहाँ कह रहे हैं एज पर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर हो गई तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये 5 में से कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है तो वो फ्री कंसेंट से तो नहीं ली गई। फ्री कंसेंट मतलब जब दोनों ने अपनी सहमति बिना किसी दबाव के, एंड दे अग्री द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम चीज़ हम सेम बात हम दोनों कर रहे हैं और अग्री भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी फ्री कंसेंट है। लेकिन अगर आपने मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर डाला, मैंने आप पे किसी चीज़ का प्रेशर डाला, तो वो फ्री कंसेंट बिल्कुल नहीं है। तो फ्री कंसेंट किस केसेस में नहीं होती?
ऐसा क्या हो जाता है कि वो बोला जाता है कि नहीं ये फ्री कंसेंट नहीं है, दबाव में हुआ है? दबाव की क्या डेफिनेशन है? तो यहां देखिए, एज पर सेक्शन 14 यहाँ कह रहे हैं कि अगर कुछ ये चीज़ें आपके सामने आती हैं 1 से लेकर 5 तक, तो ये फ्री कंसेंट बिल्कुल भी नहीं है. ओ वी हैव नॉट चेंज द कलर, लेट्स चेंज एंड टेक सम ब्यूटिफुल कलर. यस, पहला है कोअर्शन. ये क्या है? कोर्सियन नहीं है, कोअर्शन. कोअर्शन का मतलब होता है फिजिकली किसी को हार्म करना. फिजिकली सर पे बंदूक रख देना, किसी के साथ छीना चपटी करना, उसको फिजिकली हार्म करने की धमकी देना, ये सब कोअर्शन है. आगे देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनफेयर तरीके से इन्फ्लुएंस करने को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. उससे भी तो आप किसी का ज़बरदस्ती करा सकते हो, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. आपको एक बात बताऊं, इन्फ्लुएंस का मतलब है सामने वाले को मूव करना. मोटिवेट का मतलब भी होता है सामने वाले को मूव करना. दोनों शब्दों में मीनिंग सेम है, मूव करना, पर दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है. मोटिवेशन होता है सामने वाले को पॉजिटिव चीज़ करने के लिए मूव करना. इन्फ्लुएंस होता है नेगेटिव शब्दों में आता है इन्फ्लुएंस. तो किसी को अनड्यू मतलब अनफेयर, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के अनफेयर इन्फ्लुएंस अगर कर रहे हो तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाया जाएगा. तीसरा, फ्रॉड. अगर फ्रॉड करके तुम सामने वाले की मंजूरी ले रहे हो तो ये भी फ्री कंसेंट नहीं हुई. जान के कुछ गलत बता रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी फ्री कंसेंट नहीं हुई. और मिस्टेक, अब क्या है ना, अभी भी सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं. एक एक करके जब हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोर्शन ने ऐसा क्या कर दिया कि फ्री कंसेंट नहीं हुई, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा क्या हो गया कि फ्री कंसेंट नहीं हुई, या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक में ऐसा क्या क्या कर लिया कि फ्री कंसेंट नहीं हुई. फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट दिया बिना किसी दबाव के. तो नेक्स्ट सेशन में हम ये पांचों को डिस्कस करेंगे. ये पांचों बहुत बड़ा टॉपिक है. इन पांचों को आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी भी दिमाग ठंडा है हमारा, लेकिन अच्छे से अगले सेशन में क्लियरली और डीपली हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है ना? देखिए, अब आप कहेंगे मैम इतने छोटे छोटे सेशन हम और पढ़ सकते हैं. मुझे पूरा विश्वास है आप और पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नया चैप्टर है. मैं आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती. मैं चाहती हूँ आप छोटे छोटे सेशंस में छोटे छोटे ब्लॉक्स करके लॉ को अभी समझिए. ठीक है ना? लॉ को समझिए, अच्छे से पढ़िए. एंड मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ आज कि लॉ क्या होता है, लॉ को सेक्शन को कैसे रीड करते हैं, वो सारे वीडियोस को फॉलो करिए. ठीक है ना? मैं चाहती हूँ लॉ करने के लिए आपको पूरा डूब जाना है लॉ में, राइट? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले वेल वर्स हो जाइए लॉ सुनने के लिए, लॉ पढ़ने में. ठीक है ना? पहली क्लास और अभी की सेशन में आप में काफ़ी डिफरेंस है. पहले सेशन में आपको लॉ का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज 5वें सेशन में आपको कहीं ना कहीं पता है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारी ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रैटेजी है. अब आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी पढ़ने के लिए लॉ. ठीक है? सो वही हमारी कोशिश जारी रहेगी मेरी कि आपका लॉ में इंटरेस्ट अच्छे से अच्छे बना रहे. ठीक है? तो अभी आज मैंने जितना कराया आप अच्छे से रिवाइज करिए. नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपने टाइम को भी बढ़ाएंगे, अपने कंटेंट को भी बढ़ाएंगे और अपनी पढ़ाई को भी स्पीडी करेंगे. ठीक है ना? बट टिल 5 सेशंस हम लोग थोड़ा भी पढ़ाई को समझ रहे हैं, लॉ को समझ रहे हैं, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे calm. Okay? Thank you. I am signing off. We'll take the next topic in the next session. Thank you everyone.